हेलो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन के इस टॉपिक में आज हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वह समझने से पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केपलर के 3 लॉ। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वह न्यूटन ने फाइंड किया। उसका जो डेरिवेशन है वह न्यूटन ने केपलर के 3rd लॉ जो है उसके हिसाब उसकी हेल्प लेके उसने फाइंड किया है। वो डेरिवेशन आज हमको यहाँ पे देखना है। उससे पहले समझते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके और सन के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। वह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। हम लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम जो है उसमें जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सर्कुलर मोशन मीन्स रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है अगर कभी सर्कुलर पाथ में होता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर पाथ मीन्स देखिए, अगर कभी आपने कोई रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट को टाई किया और उसको अपने हाथों से अगर कभी घुमाया, इस इमेज में दिख रहा है उस तरीके से, तो जो मोशन परफॉर्म करेगा, वो जो बॉडी है जो मोशन परफॉर्म करेगी वो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। तो देखिए, हमको जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो फाइंड करने के लिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो क्या होता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसमें 2 टाइप के फोर्स होते हैं, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है आपको उसमें देखिए, टुवर्ड्स द सेंटर, वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर की तरफ ऐसे झुकते हुए दिखेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अवे फ्रॉम द सेंटर अगर कभी होगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग, that is the object tries to go towards the center of the circle of this force. अभी हम लोग डेरिवेशन फाइंड करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equal to mv square upon r। अगर कभी कोई प्लैनेट है वो सन के राउंड में मूव कर रहा है तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उनमें जो एक्ट होने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा? F is equal to mv square upon r। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे m जो है वो प्लैनेट का मास है, v जो है उसकी स्पीड है और r जो है वो उसका डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, सन और प्लैनेट के बीच में का डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि जो प्लैनेट है उसकी वेलोसिटी क्या है। कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका एक रिवॉल्यूशन जो होता है, उसने जो सन के अराउंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है वह होता है उस सर्कल की सरगम सर। तो उसके ऑर्बिट की पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 2πr। हमने ये मतलब सर्कल वाला जो लेसन है उसमें पढ़ा है कि 2πr कैसे आता है सरगम सर्कल, where r is the distance of planet from the sun. Let the time taken by the planet, period of revolution is t। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस प्लैनेट की?
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोगों को पता है। तो अभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, सरकमफेरेंस जितना, तो सरकमफेरेंस थी 2 पाई आर, और टाइम जो था हमने अभी माना, टाइम जो है वो, टाइम पीरियड जो है वो t है। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड किया था, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, तो ये जो था वो हमने उसमें v की वैल्यू पुट करनी है। v अभी हमने वेलोसिटी निकाली, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम, तो इसको वहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आर आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा में आपने कैलकुलेशन जो पढ़े होंगे उसके हिसाब से उसको कैंसिल वगैरह कीजिए, तो आपको फिर मिल जाता है F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर t स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन t स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होता है वो होता है कांस्टेंट, तो हम लोग उसको मानते हैं कि वो k होता है। कांस्टेंट हम लोगों ने वेरिएशन में देखा है कि वो k होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी उसको माना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू k, बट 4m पाई स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी कांस्टेंट हमने वेरिएशन में पढ़ा है, जब कभी भी कोई नंबर के इधर कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इस तरीके से आए तो वो कांस्टेंट हट जाता है, वेरिएशन का साइन जो है, सिंबल जो है वो लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F is inversely proportion to 1 by r square. This is the inverse square law of gravitation. Thus, centripetal force inversely proportion to the square of distance between the planet and sun. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये उसकी स्टेटमेंट है। अभी ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था तो उसके लिए न्यूटन यूज Kepler's third law to arrive at inverse square law of gravity. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था वो एग्जाम के लिए याद कैसे रखें। तो एग्जाम के लिए याद रखने के लिए आप लोगों को 3 इजी स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है प्लैनेट का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता है आप लोगों को, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r. Then you have to find velocity. Velocity is equal to distance upon time, 2 pi r upon t. तो फर्स्ट स्टेप हुई सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेकेंड स्टेप में आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, और थर्ड स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसीलिए उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय k। अभी ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, उसको कैलकुलेट कीजिए ठीक तरीके से, आप लोगों को क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू अगर आपने रखी तो आपको इस तरीके से F इज इक्वल टू m v स्क्वायर, मतलब कि v की जगह पे आपने रखा 2 पाई r अपॉन t स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 4m इंटू पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r। यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किससे, r स्क्वायर से। ये हमने क्यों किया था, क्योंकि केपलर का जो थर्ड लॉ है उसके हिसाब से हमको r का क्यूब चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पे किया। इसको ठीक तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए और जो कांस्टेंट की वैल्यूज जैसे बताई थी वैसे रख लीजिए, आप लोगों को जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो मिल जाएगा। F इज इक्वल टू आपको लिखना है कांस्टेंट इंटू 1 बाय r स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, 1 बाय r स्क्वायर से।
बस इतना सा है, इजी है ये लॉ। चलो, थैंक यू।